अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 53। अब जनाब लेक्चर नंबर 53 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी पेज नंबर 92 पर काम। और इस पर हमारे पास एक और तवील एक्सरसाइज मौजूद है और इसमें भी पैसिव है और सब्जेक्ट मिसिंग है। वही रूल्स अप्लाई होंगे जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किए। बीइंग यूज़ होगा और जाहिर है कि उसके साथ फिर बाकी मामलात होंगे। तो 29 सेंटेंसेस है इस एक्सरसाइज में और मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस कंप्लीट लेक्चर में ये पूरी एक्सरसाइज को टच किया जाए। इसीलिए इसकी जो प्री एक्सरसाइज है वो मैं फ़िलहाल टच नहीं कर रहा क्योंकि वो सब की सब सेम है। जैसे आप देख रहे हैं, क्या इस किताब की जिद बांधी जाती है, इज़ दिस बुक बीइंग बाउंड। तो ये उसी तरह के जुमले हैं जिस तरह इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्री ट्रांसलेटेड बताए थे। सो फिलहाल इस पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह देखूंगा इस हवाले से अगर कोई छोटी एक्सरसाइज हुई तो फिर इनको डिस्कस करेंगे साथ। क्या इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है? हर चीज़। सो पहला सेंटेंस है जी, इफ एवरीथिंग सोल्ड ऑन दिस शॉप एक्सपेंसिव Is everything sold on this shop expensive? क्या इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है? अगला है जी, क्या सायरन बजाया जा रहा है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सायरन भी है और साउंड भी है। टू साउंड अगेन वही बात है कि इन्फिनेटिव की फॉर्म में दिया गया है। हमने इसको ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो है वो दुरुस्त करना है। देखते हैं जी क्या सायरन बजाया जा रहा है, पहले देख लेते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। Is the siren being sounded? Is everything sold on this shop expensive? इसमें being का लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ, मैं देख रहा हूँ, खैर वो भी मैं ठीक कर देता हूँ। Is the siren being sounded? तो ये हो जाएगा जी आपका क्वेश्चन मार्क, क्या सायरन बजाया जा रहा है। अच्छा जी, अब इसको ठीक कर देते हैं। क्या इस दुकान पर हर चीज़ महंगी बेची जा रही है? Is everything sold expensive? Is everything being sold on this shop expensive? तो ये जनाब being के साथ ही जुमला कुछ ऐसे हो जाएगा, Is everything being sold on this shop expensive? Is the siren being sounded? चलें जी अब तीसरे जुमले की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी इसमें क्या है। क्या सायरन बजाया जा रहा है? इसके बाद है जी, मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। अच्छा जी, आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट टेकन या आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। चूँकि इसमें सब्जेक्ट्स मिसिंग है सो इसलिए इसके साथ बी के साथ जो है ना आईएनजी का इजाफा होगा तो बीइंग यूज़ होगा। चलते हैं जी अपने चौथे सेंटेंस की तरफ। बच्चों की तस्वीरें नहीं उतारी जा रही हैं। तस्वीरें उतारना ज़ाहिर है पिक्चराइज करना या फोटोग्राफ करना, तो बच्चों की तस्वीरें नहीं उतारी जा रही हैं। इसका होगा जी, चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड। चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड। सेंटेंस नंबर 5 आ गया जी। इसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 पर। चूज़े दड़बे से क्यों निकाले जा रहे हैं? चूज़ों की तो इंग्लिश होगी चिकन। दड़बे के लिए दो तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, पेन भी यूज़ होता है और ऑब्वियसली कूप भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं जी कि कौन सा वर्ड है, पेन। अच्छा जी, पेन भी है और कूप भी है। मैं कूप का लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ ताकि आपको ज़ाहिर है कि एक नया वर्ड मिल जाए। चूज़े दड़बे से क्यों निकाले जा रहे हैं? Why chickens are being taken out of coop? चूजे दड़बे से क्यों निकाले जा रहे हैं? Why chickens are being taken out of coop? अच्छा जी, छठा सेंटेंस है, क्या अफसर को रिश्वत दी जा रही है? Is the officer being
ब्राइब, ये सेंटेंस भी ठीक है। इज द ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड, क्या ऑफिसर को यानी अफसर को रिश्वत दी जा रही है, या इज द ऑफिसर बीइंग गिवन ब्राइबरी, ये भी कह सकते हैं, ये भी लिख देता हूँ, इज द ऑफिसर बीइंग गिवन ब्राइबरी। तो ये जुमला भी ठीक है जनाब, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब देखते हैं सातवां जुमला, ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की जा रही है। अब ये एक इंटरेस्टिंग जुमला है जी, जुमला नंबर 7 है, ज़ख्मी की मरहम पट्टी नहीं की जा रही है। इसके लिए लफ्ज़ जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो होगा वुंडेड, इज़ नॉट बीइंग ड्रेस्ड। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़ख्मी के लिए मैं जो अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग का लफ्ज़ आ रहा है। ड्रेसिंग या मरहम पट्टी आमतौर पर वहाँ की जाती है या उस पर्सन की जाती है जिसको कोई मतलब ज़ख़म आए हों, यानी कि उसकी कोई स्किन वगैरह पर, इस तरह के मतलब कुछ सर वगैरह पर स्किन पर स्टिचेस लगे हों या इस तरह की चीज़, तो उस पर ड्रेसिंग होती है। तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वुंडेड का। वेयर एज इंजर्ड का लफ्ज़ भी होता है। इंजर्ड का वहाँ पर यूज़ हो सकता है क्योंकि इंजर्ड एक ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है। उसमें आमतौर पर इस किस्म का ज़ख्मी आ जाता है कि जिसके कोई हाथ पाँव टूट गए हों या कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंजरी होगी हो, मतलब हर तरह के, उसमें फिर इंजर्ड आ जाता है। तो वूंड जो है वो और तरह के मामलात में आ जाता है। बाकी मरहम पट्टी को ड्रेसिंग कहते हैं। तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है ड्रेस, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड। चलते हैं जी अपने 8वें सेंटेंस की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। मरीज़ का मुआयना क्यों नहीं किया जा रहा है? Why the patient is not being, अब मुआयने की इंग्लिश में पहले भी बता चुका हूँ, इंस्पेक्टेड। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये जो इंस्पेक्टेड का लफ्ज़ है पेशेंट के लिए इतना बेहतर या वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर एग्जामिन्ड होगा, क्योंकि मरीज़ का जो मुआयना होता है उसको एग्जामिन करना या एग्जामिनेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हम सेंटेंस नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन किसका किया जा रहा है? ये तो खैर बहुत आसान जुमला है। हु इज़ बीइंग ऑपरेटेड, सबसे आसान जुमला था, हु इज़ बीइंग ऑपरेटेड। अच्छा जी, चीनी में क्या मिलाया जा रहा है? ये भी बहुत आसान है जी, ये सेंटेंस नंबर 10 है। व्हाट इज़ बीइंग मिक्स्ड विद द शुगर। अच्छा, अभी याद रखिएगा कि मिक्स्ड इन द शुगर भी हो सकता है, नॉट बैड, लेकिन मिक्स्ड विद द शुगर होगा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ग्रामेटिकली। तो अब चलते हैं जी सेंटेंस नंबर 11 की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या है। सेंटेंस नंबर 11 में है, क्या कपास की फसल पर दवाई छिड़की जा रही है? दवाई मेडिसिन हो सकता है, इंसेक्टिसाइड हो सकता है। इज इंसेक्टिसाइड बीइंग sprayed on crop। is इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कहते हैं एक ऐसी दवाई को या इस किस्म के मतलब स्प्रे को जो कि कीड़े मार होता है, जो कि अमूमन फसलों में जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, जो सुंडियाँ या इस किस्म के जो मामलात हो जाते हैं हशरातुल अर्ज़ के, तो उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड एक स्पेशल मेडिसन है। तो इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड मैंने यूज़ किया इंसेक्टिसाइड। बीइंग स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, देखते हो पहले फसल है या फसलें हैं? कपास की फसल पर, ठीक है। ऑन कॉटन क्रॉप, सो कॉटन क्रॉप आ जाएगा। अब चलते हैं जी सेंटेंस नंबर 12 की तरफ। सेंटेंस नंबर 12 है हमारे पास, मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके दो जुमले बन सकते हैं। आई एम नॉट बीइंग गिवन परमिशन टू वर्क। एक तो ये हो जाएगा, एक होगा आई एम नॉट बीइंग परमिटेड। ये दोनों चीज़ें आप हटा देंगे, गिवन परमिशन इसकी जगह पर हो जाएगा परमिटेड, तब भी ठीक है क्योंकि थर्ड फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है। परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना, परमिट ये वर्ड होता है, इसको जैसे अक्सर लोग रूट परमिट कहते हैं, जो परमिट का लफ्ज़ ज़्यादा बोला जाता है। परमिट वर्ड नहीं होता असल में, वो परमिट होता है, लेकिन परमिट कहते हैं इजाज़त देना, ये वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी परमिटेड, इसमें फिर डबल टी आ जाएगा।
जुमला नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। उसे कॉलेज में कब दाखिला दिया जा रहा है? When is he being admitted to college? सिंपल हो गया जी, when is he being admitted to college। सेंटेंस नंबर आ गया जी 14 और देखते हैं जी यहाँ पर क्या है। सेंटेंस नंबर 14 पर है, बशीर को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है। बशीर इज नॉट बीइंग एक्सपेल्ड। ये मैंने पिछले भी लेक्चर में आई एम श्योर ये वर्ड बताया हुआ है। एक्सपेल का मतलब होता है कमरे से निकाल देना, क्लास से निकाल देना या किसी इदारे से निकाल देना, यानी स्कूल कॉलेज या जो भी है दफ्तर वगैरह। सो बशीर इज़ नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज होगा मेरे ख्याल से। अभी मैं देख लेता हूँ जुमला, लेट्स सी कि जुमले में क्या लफ्ज़ है। स्कूल से, ठीक है। बशीर इज़ नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। सो ये हो गया जी जुमला। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 15 है, क्या कॉलेज हॉल में तकरीरी मुकाबला किया जा रहा है? सो सेंटेंस नंबर 15 है, इज तकरीरी मुकाबला की इंग्लिश हो सकती है स्पीच कंपटीशन। इज स्पीच कंपटीशन बीइंग हेल्ड। अब आगे देखते हैं जुमले में मज़ीद क्या है। क्या कॉलेज हॉल में तकरीरी मुकाबला किया जा रहा है? सो इज स्पीच कंपटीशन बीइंग हेल्ड इन कॉलेज हॉल। अब सेंटेंस नंबर 16 की तरफ चलते हैं जी। देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 में क्या है। ड्रामा कहाँ खेला जा रहा है? अब ये एक इंटरेस्टिंग जुमला आ गया, ये भी आपको बता देता हूँ। ड्रामा से मुराद होती है जो भी हम प्ले को देखते हैं। सो ड्रामा कहाँ खेला जा रहा है? वेयर इज द प्ले, सॉरी, वेयर इज द प्ले बीइंग स्टेज्ड। ये जो है ना मुनासिब मेरे ख्याल से जुमला होना चाहिए। वैसे ड्रामा के लिए आप इंग्लिश में भी ड्रामा ही लिख सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में ड्रामा के तौर पर ही यूज़ होता है। सो हम ये भी कह सकते हैं, मैं अब इसका एक और भी आपको वेरिएंट बता देता हूँ। वेयर इज़ द ड्रामा बीइंग प्लेड, ये भी कह सकते हैं, या स्टेज्ड। कोई भी वर्ड हो सकता है, प्ले भी हो सकता है, स्टेज भी हो सकता है। और यहाँ मैंने प्ले का लफ्ज़ यूज़ किया था, इसकी जगह पे आप ड्रामा का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। आगे चलते हैं जी। 17 नंबर, क्या कंप्यूटर की तरबियत यहाँ दी जा रही है? तो 17 नंबर पर आ गया, इस कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हेयर। इस कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हेयर। इसके बाद 18 नंबर पर जाते हैं, आम किस भाव बेचे जा रहे हैं? एट विच रेट मैंगोज आर बीइंग सोल्ड। अब ये थर्ड फॉर्म आ गई साथ और ऑब्वियसली बीइंग आ गया, यानी कि किस रेट पर आम बेचे जा रहे हैं, यानी एट विच रेट मैंगोज आर बीइंग सोल्ड। सेंटेंस नंबर 19 की तरफ चलते हैं जनाब। कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर ये आपके 29 के 29 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएं। चावल थोक के भाव नहीं खरीदे जा रहे हैं। राइस आर नॉट बीइंग परचेज्ड। बाय का भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, या आप बाय का भी कर लें। बॉट, ज़ाहिर है बाय की थर्ड फॉर्म होगी बॉट। राइस आर नॉट बीइंग परचेज्ड और बॉट एट होल सेल रेट। मेरे ख्याल से यही था, थोक के हिसाब से जी, एट होल सेल रेट। थोक का मतलब भी बता देता हूँ आपको। ये लफ्ज़ है थोक, थूक नहीं है, वो तो और चीज़ होती है, स्पिट होता है। थोक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ होल सेल रेट पर ली जाती है, यानी क्वांटिटी में, जैसे दुकानदार या शॉपकीपर हजरात लेकर आते हैं, जैसे दर्जनों के हिसाब से या सैकड़ों के हिसाब से चीज़ ख़रीदी जाती है। इसी तरह चावल भी जो होता है ना, जो मनों के हिसाब से लिया जाता है, बोरियों के हिसाब से, सैक्स के अंदर।
तो वो फिर थोक का भाव होता है, उसको हम कहते हैं होल सेल रेट। और फिर आगे जब वो उसको दुकान पर रख कर आम कस्टमर्स को देते हैं, जैसे हम 2 किलो 4 किलो 1 किलो चावल लेके आते हैं या कोई चीज़ 1 या 2 की क्वांटिटी में लेकर आते हैं, तो उसे फिर कहा जाता है परचून रेट यानी कि रिटेल प्राइस। तो होल सेल प्राइस वो होती है जो कि क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा सारी क्वांटिटी और उसमें प्राइस कम हो जाती है। और फिर वो दुकान पर रखकर जब 1 या 2 की क्वांटिटी में और लेसर क्वांटिटी में बेची जाती है आम कस्टमर्स को, तो वो फिर परचून की कीमत कहलाती है यानी कि रिटेल प्राइस। तो ये अभी मैंने कहा कि चलें बच्चों को क्लियर करवा दें। अच्छा जी, क्या स्कूल मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बंद किए जा रहे हैं? सेंटेंस नंबर 20 है जी, आर स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन। सिंपल है जी, ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव जुमला है। आर स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड फॉर समर वेकेशंस। चलते हैं जी अपने सेंटेंस नंबर 21 की तरफ। जी बिल्कुल, क्या रद्दी की टोकरी खाली की जा रही है? इज वेस्ट पेपर बास्केट बीइंग एम्प्टीड। क्या रद्दी की टोकरी यानी वेस्ट पेपर, रद्दी कहते हैं जो कागज़ या अखबार वगैरह जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, या फटे हुए कागजात वगैरह, या एनवेलप्स वगैरह हो गए यानी कि लिफाफे वगैरह जो ख़तों के होते हैं या मुख्तलिफ इन्विटेशंस के, वो सब के सब वेस्ट पेपर में आ जाते हैं। तो वेस्ट पेपर बास्केट बीइंग एम्प्टीड। अब सेंटेंस नंबर 22 की तरफ चलते हैं जनाब, और देखते हैं जी कि इसमें हमारे लिए क्या है। सेंटेंस नंबर 22 है, किस कारखाने में सिलाई मशीन बनाई जा रही है? किस कारखाने में? ठीक है जी, इन विच फैक्ट्री स्विंग मशीन इज बीइंग मेड। किस कारखाने में सिलाई मशीन बनाई जा रही है? मेरे ख्याल से सिंगुलर वर्ड है ये, बनाई जा रही है। बिल्कुल, अगर जा रही हैं तो फिर स्विंग मशीन्स होगा। सो ये था जी सेंटेंस नंबर 22। अब हम चलते हैं 23 की तरफ। देखते हैं जी, अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा है। इससे पहले भी मैं ये जुमला करवा चुका हूँ कि अदालत में झूठ नहीं बोला जाता है या इस तरह। तो अ लाई इज नॉट स्पोकन इन द कोर्ट, या लाई इज नॉट स्पोकन इन द कोर्ट, वट एवर, जो भी आप जिस तरह लिख लें। उसके बाद जी अब जुमला नंबर 24 आ गया जी। देखते हैं अब इस जुमले में क्या है। मुझसे नफरत नहीं की जा रही है। बहुत आसान है जुमला, आई एम नॉट बीइंग हेटेड। आई एम नॉट बीइंग हेटेड। अच्छा, ये मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें बीइंग लगाया था मैंने। जी बिल्कुल, अल्लाह इज नॉट बीइंग स्पोकन। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये गलती हुई है। ये मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो फिर उसको ठीक कर लिया जाए। चलें जी, अब देखते हैं जी अगला सेंटेंस विच इज़ सेंटेंस नंबर 25। बाकी अगर किसी सेंटेंस पे कोई गलती रह भी जाती है, अक्सर मैं देखता होता हूँ अपने वीडियोस को, तो किसी जगह पर कोई सेंटेंस वगैरह में या किसी जगह खास कर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, उसको फिर आप लोग खुद भी ठीक कर सकते हैं। वो जाहिर है कि इसमें कोई इशू नहीं है, बाज़ का टाइपिंग में ऐसे मसाइल आ जाते हैं। वैसे मोस्टली मैं इसको रिवाइज़ करता रहता हूँ। 25 नंबर पर है जी, तमाम ताले क्यों खोले जा रहे हैं? ये भी बहुत आसान जुमला है। वाई और ऑल लॉक्स बीइंग ओपनड। सिंपल, लेकिन ये इतना अच्छा वर्ड नहीं है ओपन का, तो अनलॉक्ड होगा, क्योंकि ताला खोलना जो होता है ना उसको अनलॉक करना कहते हैं, ओपन करना नहीं कहते। ओपन का वर्ड जो होता है वो किसी विंडो या किसी डोर वगैरह के लिए हो सकता है, किताब के लिए हो सकता है। चलते हैं जी सेंटेंस नंबर 26 की तरफ। माशरे के कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? माशरे के कानून की खिलाफ वर्जी। अच्छा जी, द लॉ ऑफ सोसाइटी, यानी माशरे का कानून हो गया द लॉ ऑफ सोसाइटी। चुके है यहाँ पर मेरे ख्याल से जुमला ज़्यादा बड़ा हो जाए फिर मैं अक्सर भूल भी जाता हूँ इसमें चीज़ें। क्यों की जा रही है? अच्छा, क्वेश्चन भी है, तो ये है जी फिर वाई द लॉ ऑफ सोसाइटी इज बीइंग वायलेटेड। सो ये भी आ गया जी कि खिलाफ वर्जी को वायलेशन कहते हैं।
नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं जी। जुमला नंबर है 27। क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है? बहुत आसान है। आर एल्डरली पीपल बीइंग रिस्पेक्टेड, सबसे आसान है। या आप यूँ कह सकते हैं और एल्डर्स, लेकिन वो फिर जाहिर है एल्डर में कुछ भी आ जाता है, तो एल्डरली पीपल हो जाएगा आपका। या इसकी जगह पर एक और भी लिख सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स बीइंग रिस्पेक्टेड, तो वो सीनियर सिटीजन्स में भी यही आ जाता है, आर सीनियर सिटीजन्स बीइंग रिस्पेक्टेड। जुमला नंबर 28 में चलते हैं। क्या गरीब तलबा को रियायत नहीं दी जा रही है? अब ये ज़रा देख लेते हैं जी। क्या गरीब तलबा को? आर नॉट द पुअर स्टूडेंट्स, क्या गरीब तलबा को आर नॉट द पुअर स्टूडेंट्स बीइंग कंसीडर्ड, कंसीड कहते हैं रियायत करने को, ये एक वर्ब है, एक नया वर्ब का इजाफा हुआ है, कंसीड। कंसीड मीन जाहिर है रियायत करना, और सेकंड फॉर्म फिर वही है कंसीडेड, कंसीडेड, थर्ड फॉर्म भी कंसीडेड है। चलते हैं जी अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ इस लेक्चर के, और देखते हैं जनाब इसमें क्या है। मुझे दवाई क्यों नहीं पिलाई जा रही है? वाई एम आई नॉट गिवन द मेडिसन। अच्छा, वाई एम नॉट बीइंग, वाई एम नॉट बीइंग गिवन द मेडिसन, और इसके साथ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये जनाब हमारी एक्सरसाइज है, वाई एम नॉट बीइंग गिवन द मेडिसन। तो मुझे दवा क्यों नहीं दी जा रही है, मुझे दवाई क्यों नहीं दी जा रही है। तो ये थे जनाब इसके 29 सेंटेंसेस। पेज नंबर था आई थिंक 93, मैं देख लेता हूँ इसको आपको बता दूँ। पेज नंबर 92 पर हम थे, और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में से आगे जाएंगे। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।